नमस्ते। मेरा नाम सिद्धांत है और इस सप्ताह के और इस महीने के पहले खर्चा पानी में आप सभी लोगों का स्वागत है। खर्चा पानी के इस नए स्वरूप में नई नई बातें हैं, नए नए गेस्ट हैं, नए नए पर्सपेक्टिव्स हैं चीजों को लेकर। अब जैसे आज 1 नवंबर है और कल 2 नवंबर यानी धनतेरस का दिन है। एक बड़ा त्योहार है, देश भर में मनाया जाएगा। और धनतेरस के दिन खरीदारी, नया सामान, नई नई चांदी और सोने के सिक्के और तमाम बर्तन, ये सब इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस, ये सब चीजें खरीदी जाती हैं। और इन सब चीजों के बीच में आज एक खबर आती है कि एलपीजी, कमर्शियल एलपीजी का जो 19 किलो वाला सिलेंडर आता है, जो नीले रंग का होता है, उसका दाम 5, 10, 15, 20 रुपए नहीं, सीधे 266 रुपए, अगर दिल्ली के औसत के हिसाब से बात करें तो 266 रुपए बढ़ा दिया गया है, जो बैठेगा लगभग 2000 रुपए का। इस पर बातचीत करेंगे इस रघुराम राजन, जो आरबीआई के पूर्व गवर्नर रहे हैं, उनके एक स्टेटमेंट पे, जो उन्होंने नालसर लॉ कॉलेज में स्पीच के दौरान उस स्टेटमेंट दिया है उन्होंने, उस पर थोड़ी बातचीत करेंगे हम भारत के इनफॉर्मल सेक्टर की। भारत का इनफॉर्मल सेक्टर क्या अब उजले दिनों की ओर आ रहा है? क्या एसबीआई की रिपोर्ट जो है इनफॉर्मल सेक्टर को लेके वो सच कहती है? इस पर बातचीत करेंगे। तो इन सब सारी बातों पर बातचीत करने के लिए आज हैं हमारे साथ हमारे आज के गेस्ट नरेंद्र ठाकुर जी, डीयू में पढ़ाते हैं। नरेंद्र जी, देश हेलो सिद्धांत। धनतेरस के मुहाने पे खड़ा है। नमस्ते नमस्ते। और इस बीच आपका हाल कैसा है? अर्थव्यवस्था का हाल कैसा है? महंगाई वगैरह को लेकर क्या रियायत और क्या हिदायतें हैं आपकी? सिद्धांत, वैसे वही दिवाली, धनतेरस, वो खबर तो अच्छी नहीं है। और जिस तरह से इन्फ्लेशन ऑलरेडी इंडियन इकोनॉमी में बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ऑलरेडी पहले पेट्रोलियम डीजल के प्राइसेस इंक्रीज कर रहे हैं। और आज आपने बिल्कुल सही कहा कि एलपीजी के प्राइसेस, कमर्शियल जो एलपीजी हैं, उसके इंक्रीज कर गए हैं। तो काफी चैलेंज है आने वाले दिनों में, और खासकर फेस्टिवल के टाइम में। और उसमें जो कंज्यूमर हैं और हाउस होल्ड हैं, उनके लिए डिफिकल्ट टाइम होगा ये। हाँ, क्योंकि महंगाई काफी ज्यादा है और एक बदस्तूर जारी है। और इसमें ये जो पूरा, मगर एक इतनी छूट हो कि हम थोड़ी सी अपने डिसाइडेड सब्जेक्ट से अलग थोड़ी सी बातचीत कर सकें नरेंद्र जी। तो हम्म। एक सरकार की कमाई देखिए टैक्सों से बहुत ज्यादा है। मतलब ये जो जीएसटी कलेक्शन का डेटा आता है वो बहुत ज्यादा है। इकॉनमी धरातल पे है। तो ऐसे में एक मध्यम वर्गीय, भारत का मध्यम वर्गीय परिवार, धनतेरस हो, चाहे ईद हो, चाहे गुड फ्राइडे, चाहे क्रिसमस हो, तो ऐसे त्योहारों पर वो क्या एंटिसिपेट करेगा अपने लिए? बिल्कुल आपने ये बात सही कही, और ये देख भी रहा है। और सभी लोग इर्रिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन इन्फ्लेशन को फेस कर रहे हैं, चाहे वो फूड प्राइसेस हैं। और उसका रीजन बिल्कुल पेट्रोलियम और डीजल प्राइसेस से भी है। और साथ में एलपीजी का जो प्राइस कमर्शियली बढ़ाया गया है, तो नेचुरल है कि कमर्शियल जो प्राइस है बढ़ाया है, जो 2000 कर दिया है, जो कि 1735 था पहले। तो ये आज की खबर बहुत ही बुरी है मिडिल क्लास के लिए। और उस गरीबों का तो दूसरी बात है, लेकिन मिडिल क्लास के लिए बहुत बुरी खबर है कि इस टाइम जो है, यदि उनकी स्वीट्स, मिठाइयाँ महंगी हो जाएंगी इसके कारण से, तो बहुत डिफिकल्ट टाइम है। हम्म। और हमें इनके कारणों को भी समझना होगा, दर्शकों को भी मिडिल क्लास को भी, कि क्या कारण हो रहे हैं ये। तो एक तो हम्म। क्लियर है कि जो इंटरनेशनल लेवल पे जो एलपीजी के प्राइस हैं, वो इंक्रीज किए हैं। पिछले, यदि हम कंपेयर करें जनवरी 2020 में, पर टन एलपीजी का जो इंपोर्ट प्राइस था वो 465 डॉलर था। जो कि आज अक्टूबर में हम देख रहे हैं तो 800 जो है वो डॉलर हो गया है पर टन। तो कहाँ 465 और कहाँ 800 यूएस डॉलर पर टन। तो नेचुरल है उसका इम्पैक्ट जो है एक लेवल पे इंडियन कंज्यूमर मार्केट में भी वो दिख रहा है एलपीजी में। और उसको हमें ऐसे भी लिंक करना पड़ेगा कि प्राइसेस और इंक्रीज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि पिछले कुछ सालों से गवर्नमेंट जो है, जो सब्सिडी होती थी, जो आर्थिक सहायता देती थी, कंट्रोल करते थे एलपीजी प्राइसेस को, क्योंकि बहुत बड़ा चंक है इंपोर्ट का जो एलपीजी
इंडियन गवर्नमेंट या इंडियन मार्केट करती है, तो वो कम हो गया है। यदि हम 2021 के बजट में देखें तो एलपीजी सब्सिडी जो थी वो 12,500 करोड़ रुपए थी, 36,000 करोड़ रुपए थी, वो अब जो है 12,500 करोड़ हो गई है। मतलब कहाँ 36,000 करोड़ रुपए और कहाँ पे अब 12,500 करोड़ जो है कर दी गई है। तो दो कारण महत्वपूर्ण है, एक कि इंपोर्ट प्राइसेस जो है बहुत ज्यादा इंक्रीज किए हैं, और दूसरा जो सब्सिडी है बहुत ज्यादा डिक्लाइन कर दिया गवर्नमेंट। इस कारण से हमारी दिवाली फीकी हो रही है और हमारी जो मिठाइयाँ हैं वो महंगी हो रही हैं। मतलब यही हमारा पहला विषय था कि अगर हम 6 अक्टूबर का रुख करें तो उस दिन घरेलू एलपीजी में 15 रुपए की बढ़ोतरी थी। 15 रुपए की बढ़ोतरी फिर भी थोड़ी एब्जॉर्ब हो जाती है। अगर आप 250 से ज्यादा रुपए की बढ़ोतरी करते हैं, 266 रुपए की बढ़ोतरी करते हैं कमर्शियल सिलेंडर में, तो आपको ये पता है कि आगे आने वाले दिनों में ये रिफ्लेक्शन आपको घरेलू सिलेंडर में देखने को मिलेगा। आज नहीं तो कल, नहीं तो 10 दिन बाद घरेलू सिलेंडर में बढ़ोतरी देखने के ज्यादा चांसेस हैं। और 266 रुपए की जब बढ़ोतरी करते हैं तो नरेंद्र जी, आप रेस्टोरेंट में खाना, ढाबे पर खाना, मिठाई की दुकानों से मिठाई खरीदना, नमकीन खरीदना, इस तरह के छोटे छोटे खर्चों को बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं। ये चीजें अब त्योहार के सीजन में ये महंगाई ज्यादा है। अब आप सिलेंडर के साइज पे बात करें तो अब डिस्कशन ये हो रहा है कि सिलेंडर का प्राइस तो, एलपीजी का प्राइस तो नीचे नहीं किया सकता। तो सरकार का मतलब कहीं ना कहीं ये बहस चल रही है कि सिलेंडर के साइज को कम किया जाए। जो 12-14 किलो का सिलेंडर आता है उसको घटा के या क्या 10 किलो किया जा सकता है, उससे कम का किया जा सकता है, ताकि हम एक बर्डन को कम कर सकें। तो ये जो प्राइस इंक्रीज है, सवाल मेरा यहीं पे है, ये सबसे ज्यादा कहां चोट करेगी? सिद्धांत, इसमें तीन बातें हैं जिनको हम तोड़ के देख सकते हैं और दर्शकों को और अच्छे से समझ आएगा। एक तो बात सही है कि ये जो इतना सारा प्राइस जो है एलपीजी का, जो कमर्शियल है सिलेंडर है एलपीजी, वो इंक्रीज कर रहा है। तो आप हमें ध्यान देना होगा कि इसमें जो छोटे मंझोले जो शॉपकीपर्स हैं या जो होटल वाले हैं वो यूज कर रहे हैं, और उसके थ्रू फिर वो अल्टीमेटली जो कंज्यूमर्स उसको यूज कर रहे हैं, उन्हीं प्रोडक्ट्स को जो बना रहे हैं यूज करके। तो एक लेवल पे तो ये एक तरह से छोटे मंझोले शॉपकीपर्स भी हिट कर रहा है, और साथ में जो वहाँ खाने खा रहे हैं, खाएंगे, या जो मिठाइयाँ खरीदेंगे या और जो चीजें उससे रिलेटेड है, उसमें प्रॉब्लम आने वाली है या आ रही है, वो भी फेस्टिवल के टाइम में। और दूसरा, आपने बिल्कुल सही कहा कि अभी मतलब अभी 6 अक्टूबर, अभी 1 अक्टूबर गया नहीं है जिसमें कि 15 रुपए बढ़ा दिए थे। तो दूसरी बात यही है कि आपने एक तरफ जो है कमर्शियल जो है वो सिलेंडर का प्राइस बढ़ाया है, और ऊपर से जो है आपने जो हाउस होल्ड सेक्टर है उसका प्राइस भी बढ़ाते जा रहे हैं। और यदि डेटा से मुझे लगता है दर्शक और अच्छे से समझेंगे सिद्धांत इस चीज को, कि 714 रुपए जो था एक सिलेंडर का रेट था 2020 में, जनवरी 2020 में, वो अक्टूबर में 5 तारीख को वो 885 था। वो जो आप कह रहे थे कि 15 रुपए और बढ़ा दिया, अब हो गया 900 रुपए, लगभग 900 रुपए। तो इतना मतलब एक तरफ आप जो है छोटे शॉपकीपर्स उस पर अटैक है, दूसरी साइड जो है ये जो मार्केट प्राइस आ रहा है एलपीजी का, वो हाउस होल्ड सेक्टर का, जिसमें मिडिल क्लास भी है और गरीब आदमी भी है, वो सिलेंडर खरीद रहा है, वो बहुत डिफिकल्ट हो गया है। और जो तीसरी बात मैं इसमें जो कहना चाह रहा था वो ये है कि देखिए, आप सिलेंडर साइज छोटा कर दें, उसके थ्रू आप एक ऑफ इंफॉर्मेशन क्रिएट करें, मुझे लगता है ये गवर्नमेंट को शोभा नहीं देता है कि, या इस तरह की कंपनीज को शोभा नहीं देता जहां पे कि मतलब कंज्यूमर को ये आप ठग रहे हैं एक तरह से, कि नहीं नहीं, आप 14 किलो की जगह या 19 किलो की जगह जो है आप 10 किलो ले लीजिए, 5 किलो ले लीजिए, और उसका रेट जो है उस पे ऑन एन एवरेज वो वही रहने वाला है। तो उसमें मुझे लगता है कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हर सेक्शन जो है वो उसके इफेक्ट हो रहा है, और उसको मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को एक लेवल पे रेक्टिफाई करने की जरूरत है अभी भी। कि जबकि कोविड-19 पेंडेमिक में ठीक है कि इंपोर्ट प्राइसेस बढ़ रहे हैं एलपीजी के, लेकिन आप सब्सिडी इतनी ज्यादा कट कर रहे हैं कि 12,500 से आपने
36,000 करोड़ रुपए जो है वो कर दिया है। हम इसको इस तरह से कहें कि 36,000 करोड़ पहले था और 12,500 करोड़ कर दिया है, वो तो बहुत ही एक तरह से सब्सिडी जो है कम कर दी गई है, जिसको कि मैं तो यही कहूंगा कि गवर्नमेंट को इंक्रीज करना चाहिए सब्सिडी को, जिससे कि राहत मिल पाए आम आदमी को कोविड-19 पैंडेमिक में इतने हायर प्राइसेस से, चाहे वो कमर्शियल है चाहे वो हाउस होल्ड सेक्टर में। चलिए, अब इसमें तो हम हमारी ऐसी स्थिति है नरेंद्र जी कि हम लोग किसी अल्टरनेटिव मेथड पे जाने के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। मतलब देश का एक बड़ा वर्ग है जो एलपीजी से निकल कर आया है, एलपीजी पर निकल कर आया है। कई का मतलब सरकार की ही बगर भाषा का इस्तेमाल करें, सरकार की भाषा का को आधार बनाकर हम कोई बात करना चाहें तो सरकार ने कुछ दिनों पहले अपनी छाती पीटी थी, अपनी 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 खुद की पीठ थपथपाई थी कि साहब हमने घरों से चूल्हा, लकड़ी के चूल्हे और कोयले के चूल्हे हटाकर वहां पे गैस सिलेंडर रखे हैं। अब वो गैस सिलेंडर इतना अफोर्डेबल नहीं हो पा रहा है। मेरे पास एक तस्वीर आई थी जहां पे कुछ किसान, वो वायरल थी ये तस्वीर, उसका नहीं मतलब है, लेकिन एक वो वायरल तस्वीर का उस वायरल तस्वीर का सच नहीं मालूम है, लेकिन उस वायरल तस्वीर के का मतलब ये था कि किसान जो है खाली सिलेंडर का कुछ और भी उपयोग कर ले रहे हैं, उसको भरवाने के बारे में नहीं सोच रहे। तो सही बात है। ये सरकार की उपलब्धि थी कि सरकार ने सिलेंडर सबके हाथों में दिया। सरकार की उपलब्धि थी कि जब 400 रुपए, $450 का दाम चल रहा था जनवरी 2020 में, तब भी हम 1,000 रुपए, 900 रुपए का सिलेंडर खरीद रहे थे, 850 900 रुपए का सिलेंडर खरीद रहे थे देश के कई हिस्सों में। और आज जब ये इस दाम पर है तब भी हम खरीद रहे हैं, तब हमें सस्ते दाम का फायदा नहीं मिला था। और सर कब के साथ सब लोगों ने सब्सिडी छोड़ी, गरीब के घर में चूल्हा हट के सिलेंडर गया, और अब उसके पास पीछे लौटने के सिवा शायद कोई चारा नहीं बचा। बिल्कुल, मतलब ये तो सही बात है। जो पेट्रोल और डीजल के बारे में हम बात कर रहे थे, जो खर्चा पानी में, तो वही पॉइंट था कि जब जो प्राइसेस, जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस थे वो गिरे थे, तो उसमें गवर्नमेंट ने या कंपनीज जो है वो कंज्यूमर्स को उसका फायदा नहीं दिया, और अभी बढ़ रहे हैं तो वो और ज्यादा उसमें बोझ डाल रहे हैं। सिमिलरली एलपीजी का है, वो वही सेम चीज हो रही है कि जब उसके लोअर प्राइस हो रहे थे इंटरनेशनल लेवल पे एलपीजी के, तो आपने उसमें फायदा तो दिया नहीं था। अब इंक्रीज कर रहे हैं तो उसका बहाना ले रहे हैं, और ऊपर से आप देखिए कि मैं ये पॉइंट कह रहा हूँ कि आप सब्सिडी इतना क्यों गिरा रहे हैं, मतलब मुझे लगता है कि इतना गिराने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये हो रहा है। और इसमें क्या कहें, मतलब एक तरह से गवर्नमेंट को ही आ, एक मैसेज भी दे सकते हैं, बीइंग ए इकोनॉमिक्स या बीइंग ए रैशनल पर्सन, की इन चीजों पे रीथिंक करने की जरूरत है कि जितना आपने डीरेगुलेशन कर दिया है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में या एलपीजी में, वो आप सोचिए सीएनजी में, उसको आप सोचना होगा, नहीं तो गरीब आदमी और मिडिल क्लास आदमी बहुत बुरी तरह हिट कर रहा है। और मुझे लगता है कि थोड़ा मैं पॉलिटिकल इकोनॉमी द्वारा इस पॉइंट को बोलता रहता हूँ कि उसका नहीं तो हर्जाना आने वाले दिनों में पॉलिटिकली भी मतलब दिखेगा ही। वो कैसे दिखेगा वो डिफरेंट बात है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ वोट्स भी दिख सकता है। चलिए, पॉलिटिकल इकोनॉमी की बात आ गई और आ गया हमारा दूसरा टॉपिक, रघुराम राजन, आरबीआई के पूर्व गवर्नर और फिलहाल यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो बूथ स्कूल ऑफ बिजनेस में इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर हैं। रघुराम राजन अपने बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड किस्म के बयानों के लिए जाने जाते हैं, और उनका जो मौजूदा बयान है जो उन्होंने नालसार लॉ कॉलेज, मतलब NALSAR कहेंगे, मैं उसको छोटे में नालसार कह रहा हूँ, हो सकता है वहां के स्टूडेंट लोग भी ऐसा ही कहते होंगे छोटे में, तो ऐसा ही वहां करते पर, हैं। हाँ, तो वहां पे बयान दिया होगा कि हमारा विश्वास जो है भारत के इकोनॉमिक फ्यूचर में कम हुआ है। हमारा भरोसा भारत का जो इकोनॉमिक फ्यूचर है, आर्थिक भविष्य जो है, उसमें हमारा विश्वास थोड़ा कम हुआ है, क्योंकि इसका जो बड़ा रीजन उन्होंने इसमें साइट किया है कि भारत के का मध्यम वर्ग जो है कोविड के दौरान निम्न वर्ग में चला गया, निचले वर्ग में चला गया, गरीब हो गया, पॉवर्टी लाइन में चला गया, मिडिल क्लास पुअर में चला गया। रघुराम राजन ये कहते हैं, जो बात हमने और आपने की थी नरेंद्र जी पिछले हफ्ते कि स्टॉक मार्केट और रियल इकोनॉमी इतना डिस्कनेक्ट क्यों है, रघुराम राजन इस बात को दोहरा रहे हैं, कह रहे हैं स्टॉक मार्केट और आम आदमी का जो डिस्कनेक्ट है वो देखने लायक है। वो बार बार पॉइंट कर रहे हैं कि प्रोजेक्शन रेट कितना है इकोनॉमी का, फिर ये भी कह रहे हैं जो ग्रोथ दैट डज नॉट टेक एवरीबॉडी अलोंग इज अनसस्टेनेबल, जनसंख्या की बात करते हुए कह रहे हैं। तो
एक जो वो भरोसे की बात कह रहे हैं, उस पर उन्होंने कई सोशल मीडिया पे कई लोगों ने उन्हें घेरा भी। तो भरोसे की जो बात कह रहे हैं कि इकोनॉमी में भरोसा, आर्थिक भविष्य में भरोसा कम हुआ है, वो बात कितनी जरूरी है और कितनी बहस तलब है और क्यों जरूरी? नरेंद्र जी। सिद्धांत बहुत ही जरूरी है, और जितनी मुझे इकोनॉमिक्स आती है और जितना सीरियसली मैं इस देश के निवासी होते हुए बोल सकता हूँ, जितनी जिंदगी यहाँ जी है मैंने, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न रघुराम राजन उठा रहे हैं। और उसमें जो वो कह रहे हैं कि जो आत्मविश्वास है मिडिल क्लास का, वो गिरा है। और बात सही है कि कोविड-19 पैंडेमिक में जो मिडिल क्लास है, उनकी जो जॉब लॉस हुआ है, उनका वेज लॉस हुआ है। और वो इसलिए भी इशारा कर रहे हैं, सीधा बोल रहे हैं कि डीमोनेटाइजेशन के टाइम में या जीएसटी के टाइम में जिस तरह की पॉलिसी इंप्लीमेंट की गई प्री कोविड-19 पैंडेमिक में, उसमें गरीब आदमी हिट हुए थे और मिडिल क्लास एक लेवल पे हिट हुई है। लेकिन इस टाइम जो है, जो एक तरह से मिडिल क्लास की नौकरियां भी गई हैं और मिडिल क्लास की जो है वेज जो है वो भी कम हुई है। और ये हमें मालूम ही है, हम बात करते रहे हैं इस पे। तो ये बात, और ये बात सही है, इसलिए वो कह रहे हैं कि देखिए, जब एक सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है मिडिल क्लास का गिर रहा है, तो कारण वही है कि पॉवर्टी ट्रैप में वो जा रहे हैं। और वो चिंताजनक बात है, उसको हमें देखना बहुत जरूरी है। और इसलिए इकोनॉमिक फ्यूचर हमारा, यदि उसमें एक तरह से उसमें भी डाउट आने लग पड़ा है, कितना मजबूत होगा, क्योंकि इकोनॉमिक जो फ्यूचर है हमारा, वो इससे डिसाइड होता है कि हमारा जीडीपी कितना है। लेकिन जीडीपी एक फैक्टर हो सकता है जो कोविड-19 पैंडेमिक से थोड़ा सा रिफ्लेक्ट हो सकता है, कोविड-19 पैंडेमिक में स्टॉक मार्केट से रिफ्लेक्ट हो सकता है, लेकिन पूरा रिफ्लेक्ट नहीं होता है, क्योंकि वो टॉप 1% या मैक्सिमम 10% जो है उसको रिफ्लेक्ट करता है स्टॉक मार्केट। ये जो 90% जो पॉपुलेशन है, 99% जो पॉपुलेशन है, उसमें आज आज हम कह रहे हैं कि मिडिल क्लास और गरीब आदमी, माइग्रेंट्स, फार्मर्स, स्मॉल स्केल जो इंडस्ट्रीज हैं, उनके जो मालिक, जो हम थोड़ी देर पहले इस पर भी बात कर रहे थे, एक लेवल पहले भी ये पॉइंट हम लिंक करने की कोशिश कर रहे थे, तो उनको हमें एड्रेस करना जरूरत है। और इसलिए उन्होंने एग्जाम्पल भी दिया, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल दिया कि देखिए, आप ठीक है 8% हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं या 9% एक्सपेक्ट करते हैं 21-22 में हमारी ये ग्रोथ रेट रहेगी, लेकिन जब तक हम एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं करेंगे एज ए होल इंडिया में, हमारा जो फ्यूचर है, इकोनॉमिक फ्यूचर है, वो ब्लीक होगा, वो उसमें प्रॉब्लम आएगी। तो इसलिए वो एक एग्जाम्पल और देते हैं, स्टेट उस चीज को डाइवर्ट करने के लिए क्या कर रहे हैं कि जी हम लोकल्स को जॉब देंगे, हम महाराष्ट्रियन को जॉब देंगे, हम दिल्ली वालों को जॉब देंगे, या मतलब दिल्ली गवर्नमेंट कह रही है, या और कोई जो स्टेट गवर्नमेंट है वो बोल रही है। ये पॉइंट इसलिए हरियाणा आ का रहा है। कहना और है, हरियाणा ने कहा था कुछ हाँ दिनों हाँ, पहले, शायद याद मुझे बिल्कुल सही अगर याद आ रहा है तो। बिल्कुल, हरियाणा वालों को जो नौकरी देंगे, ये एक तरह से एस्केपिज्म है। और इस एस्केपिज्म को वो ये रिफ्लेक्ट कर रहे हैं कि उसमें मिडिल क्लास के कॉन्फिडेंस लूज कर रहे हैं, उनका आत्मविश्वास गिर रहा है। ये क्या बात कर रहे हैं, दिल्ली में बैठे हुए हम कैसे कह सकते हैं कि दिल्ली सिर्फ दिल्ली वालों की, दिल्ली सबकी है। लेकिन ये जो है एक तरह से डिवाइड जो है, ये ठीक नहीं है, जो गवर्नमेंट की तरफ से आ रहा है, और इस तरह या पॉलिटिकल रिजीम से आ रहा है, उसको हमें एक होलिस्टिक व्यू में, और वो कहने की कोशिश कर रहे हैं कि इंक्लूसिव सोसाइटी, एक ऐसी सोसाइटी जो सब भाईचारे के साथ एक तरह में कहें, बहनापा उसको बोलते हैं, भाईचारे के साथ जो है आगे मूव करे, उतना बेहतर होगा मुकाबले कि ऐसे ऐसे डिवाइड जो है सोसाइटी में दिखे। लास्ट में सिद्धांत में उसको और डिटेल थोड़ा कहना चाहूंगा इसमें, क्योंकि वो पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है। वो ये कह रहे हैं कि ये मतलब यहाँ पे एक चीज और प्रॉब्लमेटिक हुई है, क्योंकि जब अनएम्प्लॉयमेंट इतना बड़ा है, खासकर कोविड-19 पैंडेमिक पे, और शुरुआत तो पहले से ही थी, जो डिमोनेटाइजेशन और जीएसटी की मैं बात कर रहा हूँ, ये वो भी बात कर रहे हैं, तो जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, उसमें कहीं ना कहीं एक वीकनेस आई है। और उसमें जो सप्रेस किया जा रहा है डिबेट एंड क्रिटिसिज्म का जो कल्चर है, जो डेमोक्रेसी इतनी वाइब्रेंट होती है, उन उन आवाजों को वो कह रहे हैं सुना जाना चाहिए। तो उससे एक प्रोग्रेसिव स्टेट होता है, प्रोग्रेसिव इकोनॉमी होती है, तो जो चीजें कई कई बार जो पॉलिसी मेकिंग पे गलती भी होती है, वो ठीक हो जाती है, क्योंकि क्रिटिसिज्म आपकी पॉलिसी को भी बेहतर कर सकता है, करता है। और यदि आप उसको सप्रेस करेंगे, जो डिफरेंट एग्जांपल पिछले सालों में, पिछले दिनों में आ रहे हैं, गवर्नमेंट द्वारा अलग अलग तरीके से सप्रेस की जा रही है वॉइसेस, वो बहुत एक तरह से प्रॉब्लमेटिक है, या मैं तो वर्ड भी यूज हाँ, करूंगा डेंजरस सरकार पे बहुत सारे ऐसे आरोप हैं है। बीते समय में लगे हुए हैं।
कि जहाँ पे सरकार के ऊपर आरोप लगे हैं कि सरकार सोशल मीडिया को रेगुलेट कर रही है, फ्री वॉइस है, सेंसरशिप ज्यादा है, तो वो सब चीजों पे आरोप सरकार पर ज्यादा है। बिल्कुल, बिल्कुल। और इसी के लिए वो कह रहे हैं कि कम्युनिटी सेंटिमेंट को इजिली छोटे छोटे इश्यूज पे हर्ट हर्ट करने की कोशिश हो रही है, किया जा रहा है, जो कि हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए, वाइब्रेंट डेमोक्रेसी के लिए अच्छा नहीं है। और यही डेमोक्रेसी जो है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट से लिंक होती है, ह्यूमन डेवलपमेंट से लिंक होती है। कि जीडीपी हम होता है, स्टॉक मार्केट हम बूम करें, लेकिन मान लीजिए सिक्योरिटी नहीं है लोगों को, कॉन्फिडेंस नहीं है, उनकी जो वेल बीइंग है वो बेटर नहीं है, तो एक लेवल पे उस ग्रोथ का भी कुछ सस्टेनेबल फ्यूचर नहीं दिखता, या सस्टेनेबल स्टेबिलिटी नहीं दिखती है उस इकोनॉमी में, उस कंट्री में। हो सकता है। मिला जुला के रघुराम राजन की राय काफी मानने योग्य है, मानी जानी चाहिए भी, क्योंकि एक बड़े इकोनॉमिस्ट हैं वो, इस देश के एक बड़े अधिकारी भी रहे हैं, और उन्होंने आरबीआई जैसे संस्थान को लंबे समय तक संभाला भी है। रघुराम राजन की बात के आगे हम बढ़ेंगे। रघुराम राजन की बात के आगे समय आता है, बात आती है इनफॉर्मल सेक्टर की। ये आज की एलपीजी में जो बढ़ोतरी हुई है उसके बाद की सबसे बड़ी सुर्खियों में से एक है। एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एक रिसर्च ग्रुप है, वो कई सारे मुद्दों पे रिसर्च करता रहा है। हालांकि यहाँ पे मैं अपनी ही बात काट के एक बात बता दूं कि जिस बात की बात रविंद्र ठाकुर अपनी बात में कह रहे थे कि एक जो स्थानीयता का मुद्दा है नौकरियों में, जॉब्स में जो रोजगार में स्थानीयता का मुद्दा आता है, उस स्थानीय को प्रेफरेंस देने की बात आती है। इस पर इस बार का जो इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज है, अगर उसको नोबेल कहा जाए तो इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज है, तो उन्होंने इस पर ही रिसर्च की थी। तो हमने पूरा खर्चा पानी किया था एक एपिसोड नरेंद्र जी उदित मिश्रा के साथ, तो वो देखने लायक है। उसको हम इस डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे उस एपिसोड का लिंक, कि वो पूरी थ्योरी पूरी कैसे शुरूड है कि इस राज्य के लोगों को ही इस राज्य की नौकरी मिले और दूसरे राज्य के लोगों को भगा दो कि वो आपके रिसोर्स खा रहे हैं, टाइप की चीजें। तो वो पूरी थ्योरी कैसे लैब्स है, तो उसे देखने के लिए। तो इनफॉर्मल सेक्टर वाली खबर पे वापस आते हैं। इनफॉर्मल सेक्टर में एसबीआई रिसर्च की रिपोर्ट है कि 2017-18 में जो इनफॉर्मल सेक्टर की इकोनॉमी 52% के आसपास थी, वो 2021 के आसपास वो 15 से 20% गिरी है। और यहाँ पर एसबीआई की चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर सौम्या कांति घोष का कहना है कि ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है। नरेंद्र जी, उन्होंने रीजन क्या बताए हैं इस? हाँ हाँ, तो उन्होंने रीजन बताए हैं जीएसटी और रैपिड डिजिटाइजेशन, डिमोनेटाइजेशन, और उन्होंने ये भी कहा है कि एसबीआई की रिपोर्ट इसलिए ये भी मिसाइड करती है कि 36.5 लाख नौकरियां जो हैं इनफॉर्मल सेक्टर में फॉर्मलाइज्ड हो गई हैं। क्या सच में सौम्य कांति घोष का कहना माना जाना चाहिए नरेंद्र जी कि ये पॉजिटिव डेवलपमेंट है? मुझे लगता है कि इसको दो भागों में हमें बांटना चाहिए सिद्धांत। एक चीज तो ये है कि वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं, जो जो लॉजिकली इसका सेंस बन रहा है कि डिजिटाइजेशन, जो जितनी ट्रांजैक्शंस बढ़ी हैं इस दौरान, कि पहले जो है इनफॉर्मली पैसा दिया जाता था नरेगा में, या वैसे तो अब तो बैंक के अकाउंट में जा रहा है, लेकिन कई बार वैसे ही वेज जो है वो कैश में दी जाती थी, लेकिन अब जो है उसको प्रॉपरली बैंकिंग ट्रांजेक्शन के थ्रू आता है, पेटीएम के थ्रू आ रहा है। तो फॉर्मल ट्रांजैक्शन से ये कहें कि जो इनफॉर्मल ट्रांजैक्शन है वो कम हुई है, तो वो जो ठीक बोल रहे हैं 15 to 20% जो है वो फॉर्मलाइज इकोनॉमी जो है बढ़ी है। एक पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट इससे इम्पोर्टेंट है, जो हमें समझने की जरूरत है, कि इससे लेकिन ये हम नहीं निष्कर्ष निकालें कि इंडिया में जो इनफॉर्मलाइजेशन है, मतलब कि जो व्यक्तियों को एक सोशल सिक्योरिटी सिस्टम मिलता है, जो वर्कर्स हैं जिनको पेंशन मिलती है, जिनको जो है ओवर टाइम का पैसा ठीक से मिलता है, वर्किंग आवर्स जो है 8 घंटे होने चाहिए, वो उतना वो काम करते हैं, या उनकी बच्चों के लिए एजुकेशन के लिए पैसा मिलता है। तो इस तरह का जो परमानेंट जॉब्स होती हैं, या जो फॉर्मल जो सेक्टर होता है, उसका कोई रिफ्लेक्शन नहीं है इसमें। जस्ट ये है कि डिजिटाइजेशन से या डिजिटल ट्रांजैक्शन से वो फॉर्मलाइजेशन हुआ है, या गिग इकोनॉमी जो हुई है उसमें भी फॉर्मल ट्रांजैक्शन है, कि हम स्विगी यूज कर रहे हैं या जोमेटो यूज कर रहे हैं, तो उसमें कैश ट्रांजैक्शन ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ऑनलाइन ट्रांजैक्शन है, तो इसलिए करप्शन का स्कोप भी कम हो गया है। लेकिन जो दूसरा पॉइंट मैं इंपॉर्टेंट कह रहा हूँ, कि अभी भी इंडिया में
ये जो इनसिक्योर अनसस्टेनेबल जो वर्क फोर्स है वो अभी भी 80 to 90% है। वो बहुत बड़ा चंक है, और उसका जो कंट्रीब्यूशन है वो ठीक बात है कि 50% जीडीपी में है। मतलब इंडिया का जीडीपी 200 लाख करोड़ रुपए है, उसमें से 80 से 90% जो वर्कफोर्स है, मतलब 50 करोड़ टोटल वर्कफोर्स है मोर और लेस इंडियन लेबर फोर्स, तो उसमें से 80 to 90% जो है वो वही एम्प्लॉयड है और इनफॉर्मल है। उनको कोई सोशल सिक्योरिटी, पेंशन, ग्रेजुटी या मेडिकल अलाउंसेस या एजुकेशन अलाउंस फैमिली के लिए ऐसा कुछ नहीं मिलता है। तो इसमें मतलब इसलिए मैं सेकंड पॉइंट को इसलिए एम्फेसिस कर रहा हूँ कि इसलिए ज्यादा इस पे हम लोग एक तरह से ये भी कहेंगे कि फॉर्मलाइजेशन फॉर्मलाइजेशन ऑफ ट्रांजेक्शन से इनफॉर्मल सेक्टर कम नहीं होगी। एग्जाम्पल, गिग जो वर्कर्स हैं, जोमेटो या स्विगी जो वर्कर्स हैं, उनका कितना एक्सप्लोटेशन होता है, मतलब सभी दर्शक भी जानते हैं, हम लोग भी जानते हैं कि सुबह से शाम खटते रहते हैं। और मैं कई बार पूछता भी हूँ उनसे कि आपकी कितनी ऑन एवरेज आप कमा लेते हैं, कह रहे हैं 15-20 हजार 25 हजार जो है दिल्ली में वो कमाते हैं। तो उतने में क्या जिंदगी चलती है? और सुबह 8 बजे से लेकर रात के 1 बजे तक वो नौकरी करते हैं। तो सरकार के कुछ कदम दिखते हैं इनफॉर्मल सेक्टर की दिशा में, मतलब वो हिस्सा देश का जिसकी काउंटिंग जीडीपी में नहीं होती है। मतलब उन्होंने तो एक बड़ा प्रयास किया टैक्सेशन को लेके और करेंसी को लेके और तमाम वर्किंग ईज को लेकर किया, जो गाहे बगाहे रिफ्लेक्ट हुआ। लेकिन क्या इस खास सेक्टर को ध्यान में रखे बनाए हुए इस पूरे सेक्शन में, इस पूरे शिराजे में क्या कोई ऐसा कदम दिखाई देता है जो खास इनके लिए उठाया गया हो? और नहीं उठाया गया तो किया क्या जा सकता है इस इनफॉर्मल सेक्टर को और संगठित बनाने के लिए? मतलब हम जानते हैं कि कोविड में सबसे ज्यादा यही लोग बेरोजगार हुए। कंस्ट्रक्शन का बिजनेस उठा के देख लीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर का, मकान ईंट गारा ढोने वाले से लेकर जुड़ाई करने वाले मिस्त्री तक और इंजीनियर तक, जो क्रेन चला रहा है आपकी बहुमंजिला इमारत के ऊपर, वो सारे इनफॉर्मल सेक्टर में गिने जाते हैं। क्रेन बनाने वाली कंपनी इनफॉर्मल सेक्टर में नहीं है, क्रेन के इंजीनियर्स इनफॉर्मल सेक्टर में नहीं है, लेकिन उस आदमी, उसको चलाने वाला आदमी जो है वो इनफॉर्मल सेक्टर का मजदूर है। सीमेंट गारा और रॉड सरिया बनाने वाले इंजीनियर्स इनफॉर्मल सेक्टर में नहीं गिने जाते, लेकिन उसको उस पर उसके साथ काम करने वाला इनफॉर्मल सेक्टर में गिना जाता है। हमने देखा है कोविड में ये लोग कैसे, ये पूरा सेक्टर कैसे ही तबाह हुआ है। बिल्कुल अच्छे आपने एग्जांपल दिए और उसको एलैबोरेट किया। सही बात है कि कोविड-19 ये कभी भी होता है जब त्रासदी आती है, जो कि त्रासदी कोविड-19 पैंडेमिक की आई, तो जो मार्जिन पे जो लोग बैठे रहते हैं, जिसमें आप बिल्कुल कंस्ट्रक्शन वर्कर्स और किस तरह से माइग्रेंट्स जो है हिट हुए और कैसे वो जाने लगे बसों में, कैसे कैसे घरों में पहुंचे हैं और क्या क्या मुसीबतें आई हैं। तो इसलिए उस हिट में मैं पहले भी हमें बात कर रहे थे कि ये बात तो है कि जो फॉर्मल सेक्टर है उनकी वेजेस कम हुई है, उनकी जो एम्प्लॉयमेंट है वो कम हुई है। और हमें याद होगा 2 करोड़ नौकरियां जो है मिडिल क्लास की चली गई, रेगुलर जो वर्कर्स परमानेंट वर्कर्स थे कोविड-19 पैंडेमिक में। तो इनकी स्थिति तो और खराब हुई है, इनकी वेजेस, नौकरियां चले गई, अनएम्प्लॉयड हो गए हैं, वेजेस बहुत कम हैं। तो और ये रिफ्लेक्ट हुआ है, वो डेटा में भी रिफ्लेक्ट हुआ है, गवर्नमेंट के डेटा में रिफ्लेक्ट हो रहा है, वो सीएमआई के डेटा में रिफ्लेक्ट हो रहा है। और अभी भी इकोनॉमी थोड़ा इम्प्रूव की है, इसलिए थोड़ा सेक्टर धीरे धीरे मर्ज भी होने लगे हैं। इस कारण से हमें पॉजिटिव ग्रोथ रेट हम एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं। लेकिन जो दूसरा आप जो प्रश्न कर रहे थे, या दूसरा जो पार्ट है आपके क्वेश्चन का, गवर्नमेंट इसमें कुछ कर रही है, थोड़ा कर रही है कि उनको राशन दिया गया है, लेकिन वही है कि वो आधार कार्ड से लिंक है, उसमें राशन कार्ड से वो लिंक है। लेकिन मान लीजिए जिनके अभी रिकॉर्ड्स नहीं है, खासकर माइग्रेंट्स के रिकॉर्ड अभी नहीं है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास, तो उनके पास जब यदि ऑफिशियल रिकॉर्ड नहीं होगा या आधार कार्ड नहीं होगा, तो उनको आप कैसे सर्व करेंगे? एक दूसरा, फूड डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है, ये बात सही है, लेकिन फूड डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो अभी तक ही है, नवंबर तक ही था। उसके बाद अभी भी गवर्नमेंट की इस तरह की पॉलिसी कुछ नहीं आई है। तीसरा पॉइंट में जो और लिंक है उससे, कि इनफॉर्मल वर्कर्स जो हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत ज्यादा है। 50% जो इनफॉर्मल वर्कर्स हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में है, रूरल सेक्टर में है। उसमें कोविड-19 पैंडेमिक में हमने देखा है और गवर्नमेंट डेटा रिफ्लेक्ट कर रही है कि ऐसा कभी नहीं हुआ है इकोनॉमिक हिस्ट्री में इंडिया के कि एग्रीकल्चर वर्कर्स जो हैं या एग्रीकल्चर वर्क फोर्स जो है वो इंक्रीज की है, वो फर्स्ट टाइम इंक्रीज की है, क्योंकि वो जो स्ट्रेस अर्बन एरियाज में आया
कोविड-19 पैंडेमिक में, उसके कारण से वो गाँव की तरफ जो है लोग गए हैं, माइग्रेंट्स गए हैं। उसके लिए गवर्नमेंट का कोई इस तरह की पॉलिसी नहीं दिख रही है, और एज़ सच कोई नरेगा का जो बजट है उसमें कट है, उसमें जो है अभी खबर आ रही है मोर और लेस जो है वो अब अभी तो अभी नवंबर चल रहा है, दिसंबर है, जनवरी, फरवरी, मार्च, 5 महीने हैं अभी, और लगभग जो है वहाँ कितना अराउंड 75% जो बजट है वो खर्च हो चुका है, क्योंकि गाँव में लोग जो हैं चले गए हैं, तो उनके लिए नौकरी और है नहीं, इसलिए नौकरी चुने हैं। तो ये सारी चीजें हैं जिससे कि जब आप ये पूछ रहे हैं कि क्या-क्या पॉलिसी हो सकती है, तो मैं यही कहूँगा कि फूड डिस्ट्रीब्यूशन को और बेहतर करने की ज़रूरत है। मैं तो इसमें ये भी पॉलिसी मेकिंग में कहूँगा, यदि फॉर्मलाइज़ कैसे करना है, तो अभी तो मैं कोविड-19 पैंडेमिक में कहूँगा कि जो इन्फॉर्मल सेक्टर की जो प्रॉब्लम आई थी, या वर्कर्स की जो प्रॉब्लम आई थी, उसमें सबसे पहले पीडीएस को यूनिवर्सलाइज़ किया जाए। वो बहुत महत्वपूर्ण होगा, जिससे भूख से लोग कम मरें, या उनकी डेथ कम हो। जो हंगर, जिसके बारे हंगर हमारा इंडेक्स इंक्रीज भी कर रहा है। दूसरा मैं ये कहूँगा कि नरेगा को यूनिवर्सल किया जाए। उसमें ये नहीं है कि रूरल एरियाज, अब अर्बन एरियाज में भी उसको लिंक करें। जो तीसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है कि जिस तरफ आप भी रिफ्लेक्ट कर रहे हैं कि इनफॉर्मलाइजेशन इंक्रीज कर रहा है। इवन आप, मैं इसको ऐसे रिफ्लेक्ट करता हूँ कि जो फॉर्मल सेक्टर इंडिया में यदि वो 10% है, अब वो 5% रह रहा है, क्योंकि कंट्रेक्चुअल वर्कर्स जो हैं वो अब बैंक में भी दिख रहे हैं, वो अब जी। यूनिवर्सिटीज में भी दिख रहे हैं, कॉलेजेस में दिख रहे हैं, वो हॉस्पिटल में दिख रहे हैं। तो वहां को भी गवर्नमेंट को कंट्रोल करना होगा, और ये जो 90% 95% हो रहा है, वहां पे सोशल सिक्योरिटी सिस्टम की तरफ गवर्नमेंट को मूव करना चाहिए, क्योंकि उससे हम ये नहीं कहेंगे कि उनका एक तरह से वेलफेयर होगा, लेकिन हमारी वर्कफोर्स की एक तरह से ये भी कह सकते हैं हम, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करेगी। जब उनका आप ध्यान देंगे तो बेहतर काम करेंगे, तो जिससे जो रघुराम राजन जिस तरह क्लियरली बोल रहे हैं कि और कॉन्फिडेंस आएगा, चाहे वो मिडिल क्लास है, चाहे वो उनकी वेलबींग इंप्रूव करेगी, तो उस या गरीब आदमी है या गरीब वर्कर है, उनकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करेगी, और जीडीपी में हमारा फ्यूचर जो है और ब्राइट दिखेगा और ऑप्टिमिस्टिक दिखेगा। चल, तो ये था हमारा आज का खर्चा पानी। आप लोगों को कैसा लगा हम जरूर जानना चाहते हैं, वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख कर बताइएगा। सोचा था कि समय बचेगा तो एक दो और टॉपिक पे बात करेंगे, लेकिन आगे कभी। अपना ख्याल रखिएगा, ललन टॉप देखते रहिएगा। गुड नाइट।